तो 10वीं विज्ञान है और चैप्टर 1 है। ये है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसमें आप एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो 1.2.2 में एक टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। ज़्यादा परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल शब्दों का इस्तेमाल करना है। वियोजन का मतलब होता है टूटना और अपघटन का मतलब भी क्या होता है, टूटना। समझ में आ गया? तो वियोजन क्या कहला गया, टूटना। तो कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें एक अभिकारक होगा और अभिक्रिया करने के बाद वो दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूट जाए, उत्पाद बना ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो ये है डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये होता क्या है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक या अणु टूटकर दो या दो से अधिक छोटे परमाणु, आयन या सरल पदार्थों में बदल जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? तो कोई एक अभिकारक हो, यदि अणु वगैरह न लिखना हो तो आप सीधे लिख सकते हो कि एक अभिकारक है और क्रिया करके वो एक, दो या दो से अधिक क्या बना देता है, उत्पाद। तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो जैसा संयोजन में आप लिखते थे वैसा आप उल्टा लिख दीजिए तो आपको वियोजन अभिक्रिया बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होने के लिए ज़रूरी क्या है, आपको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ सकती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ सकती है, विद्युत की आवश्यकता पड़ सकती है। कोई भी यौगिक है, यदि हम उसको तोड़ना चाहते हैं तो हम ऊष्मा दे के तोड़ सकते हैं, प्रकाश दे के तोड़ सकते हैं, विद्युत दे के तोड़ सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः यही तरीके हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी है, ऊष्मा होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए और विद्युत होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ हो सकता है। चलिए अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं वियोजन की अभिक्रिया। तो परिभाषा समझ में आ गई कि एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊष्मा की, प्रकाश की या विद्युत की आवश्यकता हो सकती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ, ऊष्मा देने पर चूना पत्थर, जिसका फार्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, बूझा चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन हो जाता है। यह अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया को हम लिखेंगे कैसे शब्दों में, ये है कैल्शियम कार्बोनेट COCO3। समझ में आ गया? ये किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। यदि इसको हम गर्म कर दें, ऊष्मा देने का मतलब हम इसको क्या कर दें, गर्म कर दें, तो ये किस किस चीज़ में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी सॉलिड ही रहता है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, अनबुझा चूना। ये गलत लिखा हुआ किताब में, ये क्या, कौन सा चूना कहलाया, अनबुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो किताब में एक जगह गलत लिखा है तो आप उसको सही कर लेना, उसको ये सही ना मान लेना कि एनसीईआरटी में लिखा तो सही है। अब यहाँ पर क्या है, साथ में क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बाहर निकल जाती है ना। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एकल अभिकारक है। ये क्या है, एकल अभिकारक, और इससे क्या बन गए, दो उत्पाद बन गए। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहला गई, वियोजन अभिक्रिया। इन चीज़ों से और भी एक चीज़ समझना है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, CaCO3। ये चूना पत्थर, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि अनबुझे चूने का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो यहाँ पर देखो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है ना। तो जैसे जहाँ पावर हाउस लगे हैं वहाँ कोयला जलता है, तो कोयला जलने के बाद वो पाउडर जैसे हो जाता है। ठीक है, तो कोयले के डस्ट को, पाउडर को हम सीमेंट फैक्ट्री में ले जाते हैं,
चूने के पत्थर लोग को ले जाते हैं और जिप्सम, इनका मात्रा मिला करके हम क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। तो सीमेंट फैक्ट्री में हम चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सीमेंट के निर्माण में। तो इसको पढ़ने के साथ साथ आपको अलग चीज़ें भी समझना है। दूसरा यह समझो, संगमरमर का भी ये सूत्र होता है। संगमरमर एक पत्थर होता है, ये गुलाबी हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, लाल हो सकता है। ठीक है, मुलायम पत्थर हो जाता है, वो पत्थर को हम क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। जैसे घरों में हम टाइल्स लगवाते हैं, उसी तरह से संगमरमर के पत्थर के टाइल्स भी बनते हैं, मूर्तियाँ भी बनती हैं। आप कभी जयपुर का नाम सुने होंगे, वहाँ भी निकलता है, गुलाबी कलर के संगमरमर निकलते हैं। आप कभी यहाँ जबलपुर में भेड़ा घाट सुने होंगे, है ना, वहाँ पर भी किस तरह के सफ़ेद रंग के संगमरमर के पत्थर निकले जाते हैं। तो वो संगमरमर के पत्थर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ गया। तो यहाँ पर चूना पत्थर और साथ में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चूना पत्थर का भी कहलाएगा और संगमरमर का भी कहलाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल परीक्षा में आते नहीं हैं, लेकिन आप इसको समझें, हर चीज़ परीक्षा के लिए नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, गर्म करने पर फेरस सल्फेट, सूत्र क्या है, FeSO4 7H2O, इसमें 7 जल के अणु भी रहते हैं, है ना। फेरस सल्फेट हरे रंग का क्रिस्टल जल त्याग देता है और सफ़ेद रंग में बदल जाता है। जैसे कहना चाहिए, जो ये फेरस सल्फेट है, यदि मैं इसको गर्म कर दूं तो पहले किस रंग का रहेगा, हरे रंग का। गर्म करने पर ये जो पानी के 7 अणु हैं उड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस रंग में बदल जाएगा, सफ़ेद रंग में बदल जाएगा। ठीक है, इसके उपरांत यह लाल भूरे फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें हैं। सल्फर के दहन से उत्पन्न गैस में भी विशिष्ट गंध होती है। अब देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या है, फेरस सल्फेट, इसमें पानी के अणु हैं, इसको हम क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। ये फेरस सल्फेट दिख रहा है 2FeSO4 और ये क्या है S, साथ में क्या रहता है 7H2O। जब हम इसको गर्म करेंगे तो अभी ये किस रंग का है, हरे रंग का है। जैसे गर्म करेंगे तो ये पानी बाहर निकल जाएगा, तो अब ये किस रंग का हो जाएगा, सफ़ेद। और जब और गर्म करोगे, ठीक है, ऊष्मा देते जाते हो तो हम इसको ऊष्मा देंगे, ये किस में बदल गया, Fe2O3, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। साथ में क्या बचा, सल्फर ऑक्साइड, ये भी निकल जाएगा, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, SO3, और ये भी गैस है। सल्फर की एक गंध होती है, उस गंध से हमको पता चल जाएगा कि सल्फर निकल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन की वियोजन, वियोजन। इसमें क्या हो गया कि एक अभिकारक था, 2 या 2 से अधिक उत्पाद, इसमें तो 3 उत्पाद बन गए। फेरिक ऑक्साइड बना जो ठोस था, सल्फर डाइऑक्साइड बना जो गैस था, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना वो भी क्या था, गैस था। अब इसको आप प्रयोगशाला में भी कर सकते हो। इसके लिए देखो, ये है प्रयोग विधि का एक चित्र बना हुआ है, आप अपनी NCERT के किताब में देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या लगा है, यहाँ पर देख लो, दिख रहा है आपको, क्या है ये, बर्नर। बर्नर समझते हो, जिससे आग लगाते हैं और यहाँ पर ये आग निकलती है, क्या कहलाया, बर्नर। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये एक परख नली है, एक कांच की नली होती है, नीचे से बंद होती है, ऊपर से खुली होती है, इसको क्या बोलते हैं, परख नली। इस परख नली में यहाँ पर छोटे छोटे फेरस सल्फेट के क्या डाले हुए हैं, क्रिस्टल। ठीक है, इसको हम क्वथन नली भी कह सकते हैं, परख नली जिसमें हम उसको उबाल सकते हैं, वो नली कहला गई। साथ में यहाँ पर क्या रखा है, ये क्या लगा है, चिमटा। उसको पकड़ेंगे ना, किससे पकड़ेंगे, चिमटे से। ठीक है, अब देखो, जब ये गर्म होती है तो इससे क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड।
साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में, हाँ, तो इससे जो धुआं निकलेगा उसको आप सूंघ के बता सकते हो कि ये सल्फर का धुआं है। सल्फर की गंध होती है, सल्फर की क्या होती है, गंध। जैसे मान लो मोगरा के फूल के पास, जो आपके बेला का फूल होता है, उसके पास चले जाओ तो सूंघ के पता चल जाता है कि ये बेला का फूल है, गुलाब का फूल है, ये विशिष्ट गंध होती है ना। हल्दी सूंघ लो तो उसकी गंध होती है। इसी तरह से इसकी सल्फर की भी क्या होती है, गंध होती है। लेकिन डायरेक्ट नहीं सूंघना है कि नाके में लगा देना है। ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे धुआं लेकर के आप इसको सूंघे, नहीं आपको नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये फेरस सल्फाइड के क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं तो इसमें फेरिक ऑक्साइड बचेगा और दो चीज़ें गैस के रूप में निकल जाएगी। उस गैस की पहचान के लिए हम सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो ये किस रंग का बचेगा इसमें? अब जब फेरिक ऑक्साइड बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, भूरे रंग का। कैसा हो जाएगा, भूरे रंग का। समझ में आया? तो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है ओरिजिनली क्या होता है, हरे रंग का। उसमें पानी थोड़ा रहता है। जब उसको गर्म करते हैं तो पहला क्या हो जाता है, सफ़ेद रंग का। और गर्म करते हैं तब इसमें टूटता है और ये किस रंग का हो जाता है, भूरे रंग का। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो इस तरह से इस प्रयोग को इसमें दर्शाया गया है। अब इस चित्र में क्या दिखाया गया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूंघने का सही तरीका ये है। नाक तरफ आपका जो है वो नहीं होना चाहिए। इधर यदि गैस निकल रही तो ऐसा हम ले करके और गंध से बता सकते हैं कि हाँ इसमें गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये दूसरा उदाहरण समझ में आ गया। चित्र बनाने के लिए नहीं आएगा, केवल आपको रिएक्शन याद करना है इसमें। और कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही रिएक्शन देना है, जो आपको याद हो जाए। सिर्फ आपको वियोजन अभिक्रिया बताना है। अब यहाँ पर एक प्रयोग और दिया है लेड नाइट्रेट का। किसका है ये, लेड नाइट्रेट। ठीक है, इस प्रयोग को भी समझते हैं। तो लेड नाइट्राइट जो होता है वो इस तरह का PbNO3 है। क्या है, याद हो गया? लेड को हम किससे लिखते हैं, Pb से। और नाइट्रेट को किससे लिखते हैं, NO3 से। तो देखिए, लेड नाइट्राइट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का होता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये भी वियोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। अब देखो लेड नाइट्रेट का सूत्र देखो, ये क्या होता है, PbNO3 टेकन ट्वाइस, और ये सॉलिड स्टेट में रहता है। ये क्या है, लेड नाइट्रेट। अब यहाँ पर हम इसको गर्म करते हैं, चाहे तो तापन लिख दो या ऊष्मा भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। यदि हम इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 भी लगेगा। अब इसके गर्म करने से क्या बनता है, ये PbO बनता है, माने लेड का ऑक्साइड बनता है। साथ में यहाँ पर क्या बनता है, 4NO2 गैस बनती है, माने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। और इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, धुएं जैसा होता है, भूरे टाइप का कैसा होता है, धुएं जैसा होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। तो देखो यहाँ पर अभिकारक कितना था, 1। उत्पाद कितने बन गए, 3। यहाँ पर ये NO2 भी बन गया, ये गैस फॉर्म में, और साथ में क्या बन गया, ऑक्सीजन भी बन गया। इसको भी आप प्रयोगशाला में कर सकते हो। आपके यहाँ यदि लैब होगा तो इसमें देखो यहाँ पर क्या लगाया गया है, एक बर्नर। जैसे घर में आपके बर्नर होता है ना LPG गैस का, वहाँ छोटा सा बर्नर होता है। साथ में ये क्या रखा है यहाँ पर, परख नली। परख नली को किससे पकड़ा गया है, चिमटे से। अब इसमें कौन सा भाग भरा गया है परख नली के अंदर, लेड नाइट्रेट। इसको परख नली भी बोल सकते हैं, क्वथन नली भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से हम जब इसको गर्म करेंगे तो जब गर्म करेंगे तो ये धुआं निकल जाएगा। ये धुआं किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि कोई भी वियोजन अभिक्रिया के लिए गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, चलिए और हम वियोजन क्रिया के एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। धूसर माने कौन सा कलर का? ग्रे कलर का। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर यही पूछ दूँ कि जो सिल्वर क्लोराइड है यदि हम धूप में रखें तो धूसर कलर क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है उसका सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन हो जाता है, माने सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये है एक चाइना डिश। चाइना डिश एक कटोरी जैसे होता है, कांच का होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा तवे जैसे होता है, उसको हम चाइना डिश कहते हैं। इस चाइना डिश में हम क्या रखे हैं? सिल्वर क्लोराइड, और हम इसको अंधेरे में रखे हैं। कहाँ रखे हैं? अंधेरे में। ये खिड़की लगी हुई है, इस खिड़की को खोलते हैं, इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ये पहले सफ़ेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। और जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ तो ये किस में बदल गया? सिल्वर में। सिल्वर माने Ag, चांदी, ठीक है ना। और इसमें जो गैस होती है ये गैस तो बाहर निकल जाएगी, चांदी इसमें बचेगा, ठीक है। ये क्या हुआ? AgCl है इसके अंदर, ठीक है, ये 2 है। और ये किस रंग का है? सफ़ेद। ये थोड़ी देर में क्या हो जाता है? धूसर। और इस तरह से हम इसको संतुलित करेंगे। लेकिन ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये वियोजन अभिक्रिया है कि संयोजन? वियोजन। इसमें एक जो अभिकारक है 2 भागों में टूट गया है, लेकिन यहाँ पर तोड़ने वाला कौन है? सूर्य का प्रकाश। तो कभी ऊष्मा से हम दे करके अभिक्रिया कराते हैं या फिर हम क्या देते हैं? प्रकाश दे के भी कराते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनको प्रयोगशाला के अंदर किया जा सकता है। अब चलिए अगला वाला देख लेते हैं। ये भी उसी तरह का है, प्रकाश वाला का है, लेकिन इस बार हम क्या लिए हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। ये लिखा है 2Ag। Ag का मतलब सिल्वर है और Br का मतलब क्या है? ब्रोमाइड है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं इसको? सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश देते हैं तो क्या होता है? ये सिल्वर अलग हो गया, है ना, और ये ब्रोमीन क्या हो गया? अलग हो गया। सेम है, उस बार क्लोरीन था, इस बार ब्रोमीन है ना। ये भी क्रिया किसके साथ होती है? प्रकाश के साथ। शब्द याद नहीं करते हैं, क्रिया, इनका नाम याद करो कि सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यह सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। ये वियोजन अभिक्रिया कहला गई। इस तरह से शब्द बनाना है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, ये भी है, इस अभिक्रिया को समझते हैं। ये अलग से भी परीक्षा में आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि ये कैसे इसको करना होगा। जल का विद्युत अपघटन। जल का क्या है? ये विद्युत अपघटन। और अभी मैं बताया था अपघटन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना। तो जल भी क्या होता है? टूटता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो उसमें ऑक्सीजन है और क्या है? हाइड्रोजन है। तो हम उसका विद्युत देकर, करंट देकर के उसको अलग अलग कर दें, हाइड्रोजन अलग कर दें, ऑक्सीजन अलग कर दें, तो इसमें हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। अभी हम पढ़े कि वियोजन अभिक्रिया के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, विद्युत की जरूरत पड़ती है। ऊष्मा वाले 2-3 उदाहरण देख लिए, 2 उदाहरण प्रकाश वाला देख लिए। इस बार उदाहरण हमको किसका देखना है? विद्युत वाला, ठीक है। तो इसमें देखो, तो विद्युत अपघटन है जिसमें पानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित किया जाता है। तो जल का विद्युत अपघटन होता है ना। तो पानी में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल से क्या अलग अलग हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जल का विद्युत अपघटन कहलाया। तो सीधे सीधे जल में विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग होना जल का विद्युत अपघटन कहलाता है। तो ऐसा नहीं कि सीधे करंट लगा दो अलग हो जाएगा। अब उसकी विधि समझेंगे क्या है। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, माने इस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। जिस बर्तन में हम रखेंगे वो बर्तन ठंडा हो जाएगा, आसपास का वातावरण ठंडा हो जाएगा। तो कैसी अभिक्रिया होती है विद्युत जल अपघटन की?
ऊष्माशोषी। दूसरा ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, माने इसमें अपचयन उपचयन साथ साथ होता है। और इसमें कैथोड पर हाइड्रोजन निकलता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। कैथोड एनोड क्या होते हैं, दो हम रॉड लेते हैं, एक रॉड में हम धन का जोड़ेंगे, बैटरी में दो सिरे होते हैं ना, धन और ऋण, तो जिसको धन जोड़ते हैं उसको एनोड बोलते हैं और जिसमें ऋण जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो यहाँ पर कैथोड में क्या इकट्ठा होगा, हाइड्रोजन, एनोड पर क्या इकट्ठा होगा, ऑक्सीजन होगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1। वैसे भी ये सूत्र होता है ना H2O, तो ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और ये 1, इनका अनुपात होता है। माने 2 गुना ऑक्सीजन मिलेगी तो 1 गुना, ये 2 गुना हाइड्रोजन मिलेगा तो 1 गुना ऑक्सीजन। यदि मान लो इस प्रोसेस में 1 लीटर ऑक्सीजन मिली तो हाइड्रोजन कितना मिलेगा, 2 लीटर, इस तरह से है। ठीक है, अब बताओ शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो माने आप करंट लगाओगे तो पानी में तो करंट नहीं में लगेगा, करंट नहीं लगेगा, तो इसमें तो कुचालक लिखा है। तो घर में ट्राई भर भी मत करना, क्योंकि शुद्ध जल का मतलब ये नहीं है कि जो साफ साफ दिखता हो। शुद्ध जल का मतलब होता है कि उसके भीतर सिर्फ क्या हो, H2O हो। हमारा पानी साफ है लेकिन उसमें नमक घुला रहता है, उसमें मैग्नीशियम घुला रहता है जो हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे नमक डाल दो तो पता चल जाएगा कि नमक है, शक्कर डाल दो तो पता चल जाएगा शक्कर है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे घुल जाती हैं उसमें कि पता नहीं चलता है। तो हमारा जो पीने योग्य पानी होता है उसमें कुछ मिनरल होते हैं, उसकी वजह से वो कैसा होता है, सुचालक होता है। कैसा होता है, सुचालक। लेकिन मान लो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्रिया करा करके और पानी बनाएं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, अब उस पानी को एक तरफ आप तार डाल दो और एक तरफ छू लो, करंट नहीं मारेगा। लेकिन ऐसा पानी प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। घर में चेक नहीं करना है कि भैया बाजार से हम बॉटल वाला पानी ले आएंगे और उसमें शुद्ध पानी है, सर तो बताए हैं कि शुद्ध पानी, तो एक साइड करंट लगा ले, एक साइड छुआ ले, करंट मार देगा, क्योंकि उसमें कुछ मिनरल घुले रहते हैं। समझ में आ गया। लेकिन जो ओरिजिनल शुद्ध पानी होता है, शुद्ध पानी कैसा होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो ये खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाएगा कि शुद्ध पानी कैसा होता है, विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा ऐसा हो जाएगा कि जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। मैं उल्टा बोल दूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो आपको ये भी देखना है कि पहले हाइड्रोजन लिखा है कि ऑक्सीजन लिखना है। हाइड्रोजन 2 गुना रहेगा तो ऑक्सीजन 1 गुना रहेगा। यदि ऑक्सीजन पहले लिख दिया, हाइड्रोजन बाद में लिख दिया तो 1:2 हो जाएगा। तो शब्द पर ध्यान देना, इतने में नहीं घूम जाना है आपको। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करें, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें तनु अम्ल जैसे H2SO4 मिलाया जाता है। तो जब हम विद्युत अपघटन करेंगे और शुद्ध जल होगा तो करंट ना बहेगा, और करंट ना बहेगा तो क्या उसमें अपघटन की क्रिया होगी, नहीं होगी। तो उसको सुचालक बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, H2SO4 तनु अम्ल। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन छोटे छोटे बन गए कि मैं ये पूछूं कि शुद्ध जल में H2SO4 क्यों मिलाया जाता है, तो क्या जवाब दोगे। हाँ, विद्युत का सुचालक बनाने के लिए। शुद्ध जल कैसा होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ऐसा बोलोगे। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। समझ में आया इतना। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 2 लिख दिए, ये H2O हो गया और ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। यहाँ पर हम तीर लगा देंगे और इसके ऊपर हम लिखेंगे क्या, विद्युत अपघटन। माने इसमें जब करंट बहाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, 2H2 मिलेगा, ये गैस मिलेगी और साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ हम लिए थे 1 अभिकारक, हमको कितने उत्पाद मिल गए, 2। कौन सी अभिक्रिया कहला गई, वियोजन, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो कभी कभी परीक्षा में आता है कि विद्युत अपघटन को समझाई तो सारा कुछ लिखना पड़ेगा, रासायनिक समीकरण, इसकी प्रक्रिया लिखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर इस चित्र से समझते हैं कैसे कैसे करना है। मान लो आप घर में करना चाहते हो कि हमको ऑक्सीजन बनाना है और हमको क्या बनाना है, हाइड्रोजन बनाना है। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो तो घर में बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक परख नली लिया है।
प्रयोगशाला है तो परख नली ले लिया है, लेकिन आपके यहाँ तो प्रयोगशाला नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एक जो है कांच का या फिर कह सकते हो प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हो, उसमें पानी भरना है और इसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रोड डाल देना है, माने तांबे की तार का टुकड़ा इसे चपटा चपटा बना देना है, ऐसे करके उल्टा करके रखना है, ठीक है, और उसका ढक्कन बंद कर देना है। दूसरा यहाँ पर एक आपको परख नली लेना है, यदि प्रयोगशाला में है, प्रयोगशाला में नहीं है, बाहर करना चाहते हैं तो एक बॉटल लीजिए और उस बॉटल में इसके अंदर एक पट्टी डालिए और यहाँ पर ढक्कन लगाइए ऐसा और पानी भर दीजिए और उसमें टेप लगा दीजिए कि उसका बाहर पानी न निकले, ठीक है। इसमें फिर थोड़ा थोड़ा छेद रख देंगे। अब यहाँ पर जो यहाँ पर मिला, यहाँ पर हम एक तार निकालेंगे, इस तार में हम क्या जोड़ दिए हैं, एक सिरा क्या हो जाएगा प्लस का, एक सिरा क्या हो जाएगा माइनस का। जैसे एनोड है, ये क्या है एनोड, तो ये प्लस हो गया, ये कैथोड है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नीचे एक बैटरी लगाइए, बैटरी में दो होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, प्लस की तार को प्लस से जोड़ देना है, माइनस की तार से क्या जोड़ देना है माइनस जोड़ देना है। अब क्या होगा, ये कैथोड में क्या इकट्ठा हो जाएगा हाइड्रोजन, और एनोड में क्या इकट्ठा हो जाएगा ऑक्सीजन। ये जो हम लगाए हैं ये परख नली है, इसके अंदर हम ग्रेफाइट की राड लगा दिए, क्या लगा दिए हैं ग्रेफाइट की राड। अब ग्रेफाइट की राड कहाँ मिलेगी, जो आपके पास प्रयोगशाला में नहीं यहीं मिल जाएगी। आप सोचो तो, जो आपके यहाँ ये सेल होता है ना, जो घड़ी में लगता है, उस सेल को फोड़ डालो तो बीच में काला काला राड मिलेगा, वही क्या कहलाएगा ग्रेफाइट की राड। और न मिले तो आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल को छील दो, जो काला काला होता है वही क्या कहलाया ग्रेफाइट की राड। लेकिन वो पेंसिल वाला थोड़ा सा पतला होता है तो आप सेल फोड़ सकते हो, बहुत सारे सेल मिलेंगे, ठीक है। अब जब हम इसमें करेंगे तो इसमें क्या मिला ऑक्सीजन, या इसमें क्या मिला ऑक्सीजन एनोड में, इधर क्या मिलेगा हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा यार, कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है। अब मान लो यहाँ से हम छेद कर दिए और जैसे यहाँ पर हम माचिस लेके जाएंगे, फट 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 की ऐसी आवाज़ आएगी, पॉप ध्वनि आती है। क्या आती है पॉप, फट फट की आवाज़ आना माने क्या हो जाना पॉप ध्वनि आती है, और वो आग लग जाती है तो हम समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की पहचान पॉप ध्वनि होती है, क्या होती है पॉप ध्वनि। तो समझ में आया ये जल अपघटन। तो क्या करोगे जल अपघटन के लिए, तो सबसे पहले ये बताओ कि शुद्ध जल कैसा होता है, विद्युत का कुचालक होता है। सुचालक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें तनु अम्ल मिलाते हैं, जैसे H2SO4 थोड़ा सा मिला दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लास्टिक का मग ले लिए हो, डब्बा ले लिए हो, उसके अंदर हम क्या लगा दिए हैं परख नली लगा दिए हैं, ठीक है। परख नली में भी पानी भरा हुआ है, और उसके बाद उनमें क्या लगा दिए हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसके बने हैं ग्रेफाइट के रॉड के। फिर उन दोनों में एक में प्लस सिरा जोड़ेंगे, एक में क्या जोड़ेंगे माइनस सिरा, तो इनमें गैस इकट्ठा हो जाएगी। तो इसमें जब हम गैस देखेंगे तो इसमें जो है ये गैस एक गुना हो गया, यदि ऑक्सीजन है ना, एक थोड़ा सा खाली होगा तो ये कितना खाली होगा 2 गुना खाली हो जाएगा। एक में ज़्यादा गैप रहेगा माने गैस भरी रहेगी, एक में कम गैस भरी रहेगी। जो ज़्यादा गैप वाली होगी वो हाइड्रोजन होगी। यदि हम उसको फोड़ के और गैस निकालें, माचिस ले जाएं तो आग तुरंत पकड़ लेगी और ध्वनि क्या लिखेगी पॉप, पॉप की आवाज़ आएगी। समझ में आ गया। और एक तो आप खिलौना भी जानते हो, बाज़ार जाते हो तो वो निकालते हो, पॉप मिलता है एक ठो ऐसे पटक पटक के, तो पट पट बजता है, उसी को हम क्या बोलते हैं पॉप ध्वनि। क्लियर हो गया।